दोस्तों सॉरी, मैं देर करता नहीं, बस देर हो जाती है। दिवाली की तमाम शुभकामनाओं के साथ मैं आप समस्त विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लेक्चर तैयार करने के हमें रिक्वेस्ट्स मिल रहे थे, हमें काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रहे थे, तो मैंने आज इसकी शुरुआत कर दी है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक सीरीज में एक पूरा व्यवस्था के तहत मैं इसके सारे लेक्चर्स आप सबों को इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, हम संविधान एवं संविधान विधि की बड़े नए परिप्रेक्ष्य में और बड़े ही प्रासंगिक उदाहरण के साथ व्याख्या करेंगे। आप कृपया अगर अपनी संविधान विधि का, अपने संविधान का, अपने देश की शासन विधि का अगर पूरा और समग्र ज्ञान चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल पर अंत तक बने रहें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के बीच अधिकाधिक शेयर करें। तो दोस्तों, ये विधि अर्थात लॉ अब आपको इंटरप्रिटेशन के लिए इतनी व्यापक धरातल देता है, इतना विस्तृत क्षेत्र देता है कि आप अपनी सोच, अपनी कल्पना को कुछ भी उड़ान दे सकते हैं। चूंकि ये इंटरप्रिटेशन अर्थात ये व्याख्या अर्थान्वयन है, ये स्वयं अपने आप में विधि का विषय है, लॉ का सब्जेक्ट है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अर्थ संविधान होता है, इसकी व्याख्या बिल्कुल एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नए संदर्भ में करेंगे। इसे इस तरह भी हम कह सकते हैं कि संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी व्याख्या हम उसके लिटरल मीनिंग अर्थात शाब्दिक अर्थ में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके जो भावार्थ हैं उसके तहत भी हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये संविधान इंग्लिश के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर संविधान, और आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सीधे सीधे अर्थ संविधान कर दिया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्वयं अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से निकला है। ये कॉन्स्टिट्यूट क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बनाना। तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ हुआ संरचना अर्थात ढांचा, न कि संविधान। जहाँ तक लिटरल मीनिंग का संदर्भ है उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो अगर लिटरली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ संविधान नहीं वरन सिर्फ संरचना अर्थात ढांचा होता है। लेकिन अगर हम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के शब्दों को मिलाकर इसकी व्याख्या करते हैं तो सारे भावार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनाना और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संरचना। अर्थात अगर दोनों को मिलाते हैं, दोनों शब्द को मिलाते हैं तो क्या अर्थ हुआ? संरचना, बनाना। लेकिन ध्यान रखें, इसका शाब्दिक अर्थ कहीं भी संविधान नहीं है। भले ही ये संविधान के अर्थों में इतना घुल मिल गया है, इतना साथ में प्रयुक्त हो गया है कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस पर्यायवाची हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सीधे सीधे संविधान हो गया है। अब कॉन्स्टिट्यूट एवं कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के अर्थ के पश्चात अगर हम हिंदी के संविधान शब्द को देखते हैं तो यहाँ ये संविधान स्वयं दो शब्दों से मिलकर बना है। सम अर्थात विधान, तो दो शब्द मिला। सम का अर्थ बराबर एवं विधान का अर्थ नियम अर्थात कानून होता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें तो सम्मिलित रूप से यदि इस अर्थ को समझने का प्रयास करें तो संविधान ऐसे नियमों का, ऐसे विधानों का संग्रह है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अर्थात संविधान किसी देश के उन नियमों का सुनिश्चित संग्रह है जिसके आधार पर उस देश का संपूर्ण शासन तंत्र संचालित होता है। तो अब हम यहाँ पर अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन एवं हिंदी के संविधान को परस्पर अगर मिलाकर व्याख्यायित करते हैं तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स
संरचना अर्थात ढांचा। और ये संरचना किस चीज का? तो किसी देश के शासन तंत्र को चलाने का। शासन तंत्र कैसे चलाने का? तो विधानों के संकलन के द्वारा। तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु विधानों की संरचना का संकलन एक ऐसा प्रलेख जिसमें उस देश की शासन व्यवस्था का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों को उल्लिखित कर दिया गया हो। अर्थात सरकार के कौन कौन से अंग होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होगी, उन निकायों के पारस्परिक संबंध क्या होंगे एवं ऐसे तमाम बातें उल्लिखित होगी एवं वो उस देश का सर्वोच्च विधि होगा जो पवित्र एवं अनुलंघ्य होगा। तो दोस्तों, एक सर्वथा नए परिप्रेक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है एवं ये स्वयं एक इंटरप्रिटेशन का विषय है। अर्थात संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के शाब्दिक अर्थ, शब्द व्युत्पत्ति, तो इसको मिला करके एक स्वयं ये इंटरप्रिटेशन और व्याख्या का विषय बन जाता है। तो संविधान के अंतर्गत किसी देश के शासन तंत्र चलाने के सारे सैद्धांतिक पक्षों का विस्तृत वर्णन कर दिया जाता है, जबकि संवैधानिक विधि अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रयोग ऐसे नियमों एवं विधियों के लिए किया जाता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना, उसके पारस्परिक संबंधों और उसके कार्यों को नियमित और विनियमित करते हैं। अर्थात संविधान जहां सरकार के अंगों का उल्लेख करता है, वहीं संविधान विधि क्या करता है? उन अंगों के पारस्परिक संबंधों को नियमित विनियमित कैसे चलाए जाएंगे, किन नियमों और किन विनियमों के आधार पर संचालित होंगे, इसकी व्याख्या करता है। तो वो हो गया संविधान विधि। तो कहने का तात्पर्य है कि शासन चलाने हेतु कुछ मौलिक अंगों एवं उपांगों की अपरिहार्यता होती है एवं यहीं पर संवैधानिक विधि की आवश्यकता समझ में आती है। यदि राज्य के कृत्यों के लिए कुछ अंगों, कुछ निकायों की स्थापना अपरिहार्य है, तो ऐसे विधि की भी आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है कि आखिर ये अंग कैसे स्थापित किए जाएंगे, ये अंग कैसे कार्य करेंगे, उनकी शक्तियां क्या होगी, उन अंगों के आपसी संबंध क्या होंगे। निश्चय ही कोई भी सरकार एडहॉक बेसिस पर अर्थात तदर्थ आधार पर अर्थात अल्पकालिक आधार पर नहीं चलाए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ नॉर्म्स अर्थात मानदंड तो होने ही चाहिए जो इन संस्थाओं को विनियमित करती है, नियमित करती है और संचालित करती है। अतः संविधान का उद्देश्य सरकार के अंगों का एक रेखांकन है जो सत्ता शासन में उलट फेर के बावजूद अपनी स्थिरता, अपना स्थायित्व कायम रहता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, नए सरकार की स्थापना हो जाती है, लेकिन संविधान अपने जगह पर स्थायित्व प्रदान किया रहता है, चूंकि वो देश की सर्वोच्च विधि होता है एवं उसी में तो सरकारों के बदलने की सारी प्रक्रिया का वर्णन भी होता है। तो संविधान स्थायित्व बनाए रखता है, सरकारें आती जाती रहती हैं। अर्थात अगर हम इसको इस संदर्भ में कहें तो किसी देश का संविधान उस देश के शासन का मौलिक एवं आधारभूत सरकार एवं प्रशासन के सर्वोच्च अंगों को स्थापित करती है, उसके स्ट्रक्चर अर्थात ढांचा को निर्धारित करती है, संरचना, शक्तियां एवं उसके अंतर संबंध को, पारस्परिक रिलेशन को, इंटर रिलेशनशिप को निर्धारित करती है एवं जनता से उसके संबंधों को और खास करके राजनैतिक संबंधों का निर्धारण करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात को आप स्पष्ट ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ब्रॉडर देन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान विधि हमेशा संविधान से विस्तृत एस्पेक्ट और विस्तृत पक्ष रखता है। क्यों? क्योंकि संविधान तो सिर्फ संविधान है, लेकिन संविधान विधि में संविधान भी है, संविधान के साथ साथ अन्य स्टैट्यूटरी लॉज भी हैं, यानी सांविधिक विधि भी हैं, रेलेवेंट केस लॉज भी हैं,
अर्थात न्यायालयों के डिसीजंस भी हैं, जिसको हम उदाहरण से भी समझेंगे, और साथ में कन्वेंशंस अर्थात अभिसमय और प्रथाएं भी हैं। कहने का मतलब है कि संविधान में प्रथाएं जो एक लंबे समय से चली आ रही है वो स्थायित्व प्रदान कर लेती है अगर वो रिलेवेंट हो तो, और उसमें एक सातत्यता बनी रहे तो वो एक लॉ का विधि का रूप ग्रहण कर लेती है, जैसा कि ब्रिटेन का पूरा संविधान कन्वेंशन अर्थात नियमों पर आधारित है। तो निश्चय ही संविधान से संविधान विधि अत्यधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, स्टैट्यूटरी लॉज भी हैं, न्यायिक निर्णय भी हैं और कन्वेंशन और प्रथाएं भी हैं, परंपराएं भी हैं। तो मूलतः किसी भी देश का शासन का संरचना 3 भागों में बटा होता है, जिसमें लेजिस्लेशन अर्थात विधायिका जो विधि बनाती है, कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव जो नीतियां निर्धारित करने के साथ साथ ही नीतियों को कार्यान्वित करती है, एवं साथ ही न्यायपालिका जो न्याय का निष्पादन करती है। अतः संविधान इस बात की तो चर्चा करता ही है कि विधायिका का संरचना, संगठन, भूमिका, कार्य, अधिकार क्या होंगे, ऐसे ही कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संगठन एवं कार्यों को भी निर्धारित करती है, और इसके साथ ही साथ इन अंगों के आपसी संबंध क्या होंगे इसको भी संविधान द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने क्या कहा कि संविधान विधि जो है वो संविधान से व्यापक है। तो संविधान जहां सरकार के अंग, संगठन, कार्य, भूमिका आदि को सैद्धांतिक आधार देता है, वहीं संविधान विधि इसके कार्यों एवं संबंधों का व्यावहारिक पक्ष है, जब स्थापित विधियों, निर्णयों, परंपराओं एवं अन्य संविधियों, न्यायिक निर्णयों के द्वारा उसे स्थायित्व प्रदान कर दिया जाता है। तो संविधान विधि में इसके अंतर्गत अन्य संविधियां एवं न्यायिक निर्णय भी आ जाते हैं, जो समय समय पर न्यायालयों द्वारा इनके आपसी अंतर संबंधों को निर्धारित करने के लिए दिए जाते हैं। अब जैसा कि हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, इन विच प्रेसिडेंट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड whereas the real power vests in the council of ministers headed by prime minister who is responsible to the lower house of parliament। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में सिर्फ सांविधिक प्रमुख होता है एवं वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, जो संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह संविधान में स्पष्टता उल्लिखित कर दिया गया है, जो संविधान का भाग है। परंतु इस संदर्भ में संवैधानिक विधि है कि संसदीय व्यवस्था में, ये विधि की बात है, संवैधानिक विधि यहाँ से शुरू होता है कि संवैधानिक विधि है कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का ही शासक होगा, सिर्फ संवैधानिक प्रमुख ही होगा एवं वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होगी। अब कुछ केसेस को अगर लें, जैसे रामजवाया वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1955, तो उस बाद में ये अभी निर्धारित कर दिया गया था कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति यद्यपि राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्य में सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया ये संविधान विधि है। ऐसे ही दूसरे केस UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी AIR 1971 के बाद में ये निर्धारित किया गया कि लोकसभा के विघटन के बावजूद मंत्री परिषद बना रहता है एवं राष्ट्रपति को उसके सलाह से ही कार्य करना होता है। तीसरा बात, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1974 में तो ये स्पष्टता अभी निर्धारित कर दिया गया कि केंद्र में राष्ट्रपति एवं राज्यों में गवर्नर सिर्फ संवैधानिक एवं औपचारिक प्रमुख ही होंगे एवं मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे। तो इन न्यायिक निर्णयों के बाद
संविधान के 42वें एवं 44वें संशोधन में ये स्पष्ट रूप से इंस्टीट्यूट कर दिया गया, इंसर्टेड कर दिया गया, लिख दिया गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेगा। तो संविधान जहाँ इसके सैद्धांतिक पक्षों को बताता है, संविधान में जहाँ सरकार के अंगों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाता है, संविधान विधि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा, विभिन्न परंपराओं के द्वारा, विभिन्न स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा उनके आपसी संबंधों को अभिनिर्धारित कर देता है, स्थायित्व प्रदान कर देता है, उनके लिए विधि और विनियमन का काम करता है कि ये किस आधार पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों, इस उदाहरण के आधार पर आपको ये पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा कि संविधान जहां शासन के अंगों को, उसके संगठन कार्य भूमिका को उल्लिखित करता है, वहीं संवैधानिक विधि अपने अभिनिर्णयों द्वारा, अपने निर्णयों द्वारा उसे स्थायित्व, स्पष्टता एवं पूर्णता प्राप्त करता है। दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।